नमस्कार दोस्तों, डीडी सप्तगिरी द्वारा प्रसारित गुलदस्ता के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हिंदी साहित्य को समर्पित यह कार्यक्रम अब नए रूप और कलेवर में आप सबके सामने प्रस्तुत है। इस एपिसोड में हम आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी शेयर करेंगे और तर्क के धरातल पर कुछ बातें रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य में अक्सर कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता और अन्य विधाओं पर बात करते हैं। आज का जो दौर है विमर्शों का दौर है। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, वृद्ध विमर्श और कई तरह के विमर्श हम लोगों के सामने साहित्य में उपस्थित होते हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा विषय जो हमारे साहित्य के सामने अनुपस्थित है, वह है साहित्य के इतिहास का विमर्श। साहित्य का इतिहास साहित्यिक समझ और अंतर्दृष्टि को पुख्ता और संपन्न बनाता है। इसी कड़ी में आज हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर कुछ वैचारिक बात करूंगा आप सबके साथ। हिंदी एकेडमिया में जब साहित्य के इतिहास पर बात होती है, जब साहित्य के इतिहास के विमर्श पर बात होती है, तो आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य का इतिहास को केंद्र में रखा जाता है। परंपरा के तौर पर गिने चुने नाम मसलन गारसा दतासी से शुरू कर मिश्र बंधु तक बात आकर ख़त्म हो जाती है। महेश दत्त शुक्ल का काव्य भाषा संग्रह और राहुल संकृतायन की हिंदी काव्य धारा पिछले कुछ 1.5 दशकों से इस सूची में शामिल हो गई है। हालांकि ये दो किताबें साहित्य का इतिहास की श्रेणी में आएंगी या नहीं, बहस और संवाद के मुद्दे हैं। बहरहाल कहना यहाँ यह है कि जब हम साहित्य के इतिहास विषय पर पैनी निगाह डालते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इतिहास के साथ साहित्य कहीं पीछे छूट जाता है। जबकि गौर करें, साहित्य के इतिहास में साहित्य मुख्य तौर पर केंद्रीकृत है। केंद्रीय बुनावट साहित्य की ही तो है। अब चूंकि यह इतिहास है साहित्य का, तो साहित्य के भीतर जितने भी उसके तत्व समाहित हैं, वह उसका भी इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने यह पहली बार चिन्हित किया। साहित्य एक ऐसा सोशल स्फीयर है जिसमें समाज से संबंधित सभी विषय और सभी डिसिप्लिन का अपने अपने ढंग से समावेश होता है। यह अपने आप में चुनौती है कि जब कई विषय साहित्य की परिधि में आते हैं, साहित्य की परिधि में जुड़ते हैं, तो साहित्य के दायरे में रहते हुए किन्हें शामिल किया जाए और किन्हें छोड़ा जाए। इसके लिए बुद्धि चेतस, जिसे अंग्रेजी में शार्प माइंड कहते हैं, उसका होना ज़रूरी है। आचार्य शुक्ल ने यह काम किया। साहित्य क्या है? साहित्य कला है। और इतिहास क्या है? इतिहास काल है। साहित्य का इतिहास
कला का काल से संवाद है। इससे आगे बढ़कर कहें तो साहित्य का इतिहास कला और काल के संबंध का एक लिखित प्रमाण है। साहित्य इतिहास में कला और काल एक साथ रहते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों, साहित्य इतिहास में कला और काल एक साथ रहते हैं। कभी कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और यह होता भी है। कभी कला आगे जाती है, काल पीछे छूट जाता है, तो कभी काल आगे चलता है और कला पीछे छूट जाती है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। काल क्या हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास में देखें तो 4 काल हैं: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। कला क्या हुआ? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। कला और काल का एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वह है रचनाकारों को, लेखकों को कहाँ और कैसे रखें। इसे भी उदाहरण से समझते हैं कि शुक्ल जी ने कैसे इसे अपने लेखन से मजबूत किया, मजबूती प्रदान की। विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। यह सब आपको भी पता होगा। किंतु उनकी रचना काल को देखें तो वे भक्ति काल में ठहरते हैं, किंतु आचार्य शुक्ल उन्हें आदिकाल में स्थान देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण उनकी रचनाओं की प्रवृत्ति है। शुक्ल जी का मानना है कि विद्यापति की रचनाएं भले ही भक्ति विषयक हैं, किंतु उस पर श्रृंगार का मोटा आवरण चढ़ा हुआ है, अतः उसे आदिकाल में स्थान देते हैं, जहाँ वीरगाथात्मकता और श्रृंगार की धारा लगभग एक साथ प्रवाहित हो रही थी। एक और प्रश्न यहाँ उठता है, अगर शुक्ल जी श्रृंगार के आवरण हेतु विद्यापति को आदिकाल में जगह देते हैं, तो उन्हें रीतिकाल में जगह क्यों नहीं देते? यह प्रश्न जो है अपने आप में उत्तर छोड़ता है, उत्तर देता है। रीतिकाल शुरू होता है 1643 ईस्वी से, तो विद्यापति कहाँ से रीतिकाल में फिट बैठेंगे, जबकि 1450 तक आते आते उनका देहांत हो चुका था। अब दोस्तों देखते हैं कि शुक्ल जी कैसे अपने इतिहास में कई विमर्शों को सामने लाते हैं। कई रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें पीछे से समय झांकता है। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिसमें वह समय गूंजता है जिस समय की वह रचना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रचना में आने वाला समय गुंजायमान होता है। आचार्य शुक्ल जिस समय और ज़मीन पर से इतिहास को देख रहे थे, लिख रहे थे, वह समय राजनीतिक रूप से पराधीन था। वह समय राजनीतिक रूप से पराधीन था, पर बौद्धिक रूप से स्वाधीन था। उनके इतिहास में वह बौद्धिकता झलकती है। शुक्ल जी जब साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, तो जो पहला प्रश्न उनके सामने आया वह था, साहित्य के इतिहास में किसे शामिल किया जाना चाहिए
और किसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साहित्य के इतिहास में क्या साहित्यिक है, क्या असाहित्यिक, किसे साहित्य की कोर्ट में रखा जाए और किसे नहीं। वैसी रचनाएं जो साहित्यिक हैं उनमें कितनी संदिग्ध हैं, कितनी असंदिग्ध, कितनी प्रामाणिक हैं, कितनी अप्रामाणिक। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो साहित्यिक तो है, पर उसमें कितनी प्रामाणिकता है। शुक्ल जी का साहित्य और उनकी इतिहास दृष्टि एक साथ इस संदर्भ में प्रखर बनकर उभरती है। रचना बड़ी हो, पर जीवन की संगति उसमें कितनी है और कैसी है, यह भी शुक्ल जी के सामने बड़ा प्रश्न था, जिसे वे अपने साहित्य के इतिहास में दर्ज करते हैं। पृथ्वीराज रासो बृहद रचना है, यह आप सभी को मालूम होगा, पर उसमें जीवन की समग्रता है कि नहीं, और अगर है तो कितनी है। मूल रूप से उसमें पृथ्वीराज राठौड़ का जीवन है। केशव दास की रामचंद्रिका भी इसी कोट में आती है। रचनाएं कितनी मार्मिक हैं। शुक्ल जी का पैमाना साहित्य इतिहास दृष्टि में मार्मिकता भी है। रचनाएं हृदय को छूती हैं कि नहीं। अगर रचना हृदय को नहीं छूती तो वह बड़ी रचना नहीं हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे साहित्य के इतिहास पुस्तक के नायक की हैसियत से एक विवेक पुरुष भी थे। समालोचना इस विवेक की वाणी थी। उसका काम तथ्य और भाव के गड्ढमड्ढपन को पर्यवेक्षण और विश्लेषण के औजारों से अलगाना था। मानव जीवन में उनकी स्वतंत्र भूमिकाएं निश्चित करना और उनकी परस्पर निर्भरता को पूर्व अनुमानित करना था। उसका असली काम था मानव जीवन और मानवकृत रचना के मर्म का अनुसंधान करना और उसकी स्थापना करना। आज यह खुले मन से कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल के पहले साहित्य को शास्त्र दिखाने वाली ही आंखें थीं। साहित्य को मर्म कहकर बताने वाले आंखें नहीं थीं। शुक्ल जी की दृष्टि पुराने और नए, तथ्य और भाव, शास्त्र और मर्म के बीच सिर्फ समन्वय या तालमेल की दृष्टि न थी, बल्कि अपने विवेक की तराजू पर तौलकर साहित्य और जीवन का एक ऐसा रसायन तैयार करने की थी जो मनुष्य के अर्थ को उसकी तात्कालिकता में भी और उसकी चिरंतनता में भी दूर तक प्रकाशित कर दे। साहित्य में अभिव्यक्त जीवन के अर्थ की सिर्फ व्याख्या नहीं, उसके मूल उत्सों की खोज और पड़ताल उस विवेक की कसौटी है, जिसे संभव बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में पहली बार वास्तविक आलोचना कर्म को संभव बनाया और हिंदी में पहली बार साहित्य इतिहास को विमर्श के केंद्र में लाया। हिंदी में शुक्ल जी के आगमन के पूर्व गद्य युग का आरंभ धूमधाम से हो चुका था। भारतेंदु के समय से ही गद्य एक रीतिकालीन भाव से जुड़ता हुआ और उससे मुक्ति का तो दूसरी ओर
नवीन युगीन प्रवृत्तियों के अंगीकार का प्रतीक बन गया था। गद्य का जन्म और विकास हिंदी खड़ी बोली के जन्म और विकास से शुरू हुआ था। इसलिए गद्य के प्रसार के साथ खड़ी बोली ने एक नई अस्मिता ग्रहण की, जो अब तक प्राप्त हिंदी काव्य अस्मिता से बिल्कुल अलग थी। गद्य एक तरह से हिंदी में आधुनिकता का अग्रदूत बनकर प्रकट हुआ। गद्य की इस नई अस्मिता में अपने आसपास को पहचानने, उसमें से तथ्य संकलन करने और उन्हें एक अधिक बहिर्मुख वर्चस्व में स्वायत्त करने की चेष्टा थी। गद्य के निकष पर संभवतः पहली बार परंपरा का अर्थ स्पष्ट होने लगा और शुक्ल जी के ठीक पहले का समीक्षा कर्म इस पड़ाव पर अटका नजर आता है। विचार के ग्रहण में परंपरा से अधिक मौलिकता और उद्भावना सहायक होती है। तथ्य इस स्तर तक पहुंचने वाली सीढ़ी है। उधर भाव से तथ्य तक पहुंचने में परंपरा किसी न किसी रूप में साथ साथ चलती है। तथ्य के नए ग्रहित संसार में वह परंपरा विषय होती है। शुक्ल जी की पूर्ववर्ती समीक्षा इसी विषय पर केंद्रित समीक्षा थी, जिसमें तथ्य के आवरण में लिपटी परंपरा थी, विचार की और खुलती सृजनात्मकता नहीं। इस समीक्षा का तथ्य परंपरा का तथ्य था। यह समीक्षा लिख रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा और मिश्र बंधु जैसे लोग। इनकी आलोचना के बारे में स्वयं शुक्ल जी क्या कहते हैं, गौर कीजिए। यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली आलोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ी। इस कथन में अपनी पूर्ववर्ती समीक्षा पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि पहली बार आधुनिक आलोचना कर्म को परिभाषित करने की कोशिश है। साथ ही इसमें आलोचना की एक कसौटी की तरफ इशारा भी है। यह कसौटी स्वयं शुक्ल जी ने अपने आलोचना कर्म में किस प्रकार चरितार्थ की, इसे हम देखेंगे। यहाँ हमारे सामने वह पृष्ठभूमि है जिसमें आलोचना गद्य में अंतर्निहित उन्मुक्तता के बावजूद परंपरा के बोझ से मुक्त न थी। आलोचना के गद्य की भाषा का बाह्य परिष्कार तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों से हो चुका था, किंतु उसका आंतरिक परिष्कार तब तक नहीं हुआ था। ज्यादा जोर अर्थ क्रीड़ा पर था। किसी पद्य का और अर्थ करना इन अर्थ क्रीड़कों के बाएं हाथ का खेल था। तुलसीदास की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले तो शुक्ल जी के समय में मौजूद थे। यह मज़ेदार बात है दोस्तों कि एक आलोचक थे, उन्होंने शुक्ल जी को बिहारी सत्सय का शांत रसपरक अर्थ करने की धमकी दे चुके थे। शुक्ल जी के अपने समय में, उनके इतिहास में यह समय आधुनिक गद्य काल का तृतीयोत्थान है। तो शुक्ल जी के अपने समय में आलोचना गद्य भाषा की
आंतरिकता की तरफ बढ़ी, किंतु उसके स्वभाव के परंपरागत रूप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। अपने समय की आलोचना का आकलन करते हुए शुक्ल जी कहते जरूर हैं कि इसमें उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ हुआ, पर इस समय का जो इतिवृत्त अपने इतिहास में वे प्रस्तुत करते हैं वह समालोचना की उस कसौटी पर खरा उतरता प्रतीत नहीं होता जिसकी ओर शुक्ल जी ऊपर उद्धृत कथन में संकेत करते हैं। उस वक्त आलोचना के मैदान में शुक्ल जी के समकालीन थे लाला भगवान दीन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवार। इन लोगों ने सूर, तुलसी, जायसी और कबीर आदि की विस्तृत समालोचनाएं लिखीं। इसके बाद शुक्ल जी के वे समकालीन थे जिन्होंने समीक्षा क्षेत्र में कलाओं और साधनाओं का तांता बांध दिया। इनमें से कुछ हैं कृष्ण शंकर शुक्ल, प्रोफेसर सत्येंद्र, जनार्दन झा, रामनाथलाल सुमन, पंडित भुवनेश्वर मिश्र, गिरिजादत्त शुक्ल आदि। शुक्ल जी का कहना है कि इनकी आलोचना कवि के बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं, लेकिन परिचय भर ही, इससे आगे नहीं। समालोचना अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा अंतर्वर्ती थी। उसमें भावों की छानबीन की प्रवृत्ति भी थी, पर उसमें भाव और विचार का परिपाक न था। काव्य समीक्षा में भावों की पड़ताल का ढब यह था कि स्वयं आलोचक उस भाव में बहने लगे। इससे जिस तरह की समीक्षा शुक्ल जी के अपने समय सामने आ रही थी वह उस प्रकार की थी जिसे शुक्ल जी प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कहते हैं। यदि क्रीड़ा में रथ पुरानी चाल की समीक्षा जहाँ हमारी साहित्य की समझ को महत्व सम्मित बनाती है, वहाँ नए चाल की प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा उस समय को धुंधला बनाती है। अध्ययन, चिंतन और प्रकृत समीक्षा का रास्ता छेकती है। प्रभाव अभिव्यंजक समीक्षा दरअसल अधिक व्यापक प्रवृत्ति का अंग थी और समीक्षा कर्म के लिए असली खतरा शुक्ल जी इसी प्रवृत्ति को देखते थे। आज भी यह समीक्षा, आज भी यह आलोचना हमारे हिंदी साहित्य में देखी जा सकती है। इस प्रवृत्ति का उद्गम शुक्ल जी पश्चिमी प्रभावों में देखते हैं। पश्चिम से हमारी मुठभेड़ यूँ तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ही शुरू हो चुकी थी, पर भारतेंदु काल के नवोन्मेष और बाद में द्विवेदी युग में गद्य के प्रसार ने पश्चिमी प्रभावों को हमारे ज़्यादा निकट ला दिया। हिंदी कविता अपनी दीर्घ जातीय परंपरा के कारण इन प्रभावों से अपेक्षाकृत बचती चली आई थी। भारतेंदु और द्विवेदी युग में भी उसने देशी प्रेरणाओं को ही मुख्यतः अंगीकार किया था, पश्चिमी प्रेरणाओं को नहीं। इसी से इन कालों में कविता में बदलाव का स्वरूप अधिकतर राष्ट्रीय रहा। गद्य परंपरा से अधिक प्रयोग की ओर उन्मुख विधा है और उस पर परंपरा की वैसी जकड़बंदी न होने से उसने खुलकर देसी विदेशी प्रवृत्तियों को झलकाया। यह समय की मांग थी। बाद में हिंदी कविता में छायावाद काल में जो भाव प्रसार आया, उसका मुख्य कारण भारतेंदु और द्विवेदी युग में घटित हो चुका गद्य का तथ्य प्रसार ही था। तो दोस्तों, आज इस गुलदस्ता के एपिसोड में हमने साहित्य के इतिहास विमर्श
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर अपनी बात रखी। हमने संवाद किया, आपसे बात की और कुछ ज़रूरी तथ्यों को आप सबके सामने प्रस्तुत किया। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक। नमस्कार।